Should we start? शुरू करें। साथियों, आज का प्रेस ब्रीफिंग का विषय आपको असामान्य लगता होगा, क्योंकि इसका सीधा ताल्लुकात हमारे राजनीति और अर्थव्यवस्था से नहीं दिखाई देगा। फिर भी मैं समझता हूं आज का विषय बहुत महत्वपूर्ण है, आज की राजनीति के लिए और अर्थव्यवस्था के लिए भी। 27 मार्च 4 दिन पहले 27 मार्च को हमने 50वीं सालगिरह मनाई थी चिपको आंदोलन की। 27 मार्च 1973 को गोपेश्वर के पास मंडल गांव, आज के उत्तराखंड में, भारी संख्या में महिलाओं ने चिपको आंदोलन की शुरुआत की। आज हम एक उत्कृष्ट महिला गौरा देवी को याद करते हैं, जिन्होंने प्रेरणा दी सभी को और चिपको आंदोलन शुरू हुआ। और मैं समझता हूं हमारे पर्यावरण के इतिहास में वो एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि चिपको आंदोलन से जो जन जागृति पैदा हुई वन संरक्षण के मामले में, तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हेमवती नंदन बहुगुणा खुद गए। वो तो पहाड़ी इलाके से ही आते थे, वो खुद गए गोपेश्वर, बातचीत हुई और जो लोगों में एक भय था, खास तौर से पहाड़ी इलाकों में,
गढ़वाल के पहाड़ी इलाकों में कि फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर आएंगे और सारे हमारे जंगल का विनाश होगा, वो चिपको आंदोलन के वजह से उसमें रुकावट आई और नए कानून बने और सरकार का रवैया बहुत भारी तरीके से बदला। आज फर्स्ट अप्रैल आज हम 50वीं सालगिरह मनाते हैं प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। आज ही के दिन 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में ही हुई, कॉर्बेट नेशनल पार्क में इसका उद्घाटन हुआ। हालांकि इंदिरा गांधी जी कैमरा जीवी नहीं थी, वो कॉर्बेट नहीं गई और प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत, उसकी उद्घाटन तब के चेयरमैन ऑफ द इंडियन बोर्ड ऑन वाइल्ड लाइफ डॉक्टर करण सिंह ने किया। जब प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई, 9 ऐसे हमारे देश में टाइगर रिजर्व चुने गए। उत्तर भारत में कॉर्बेट और रणथंभौर, मध्य भारत में मेलघाट और कान्हा, दक्षिण भारत में बंदीपुर, पूर्वी भारत में सिमलीपल, सुंदरबंस और पालामू और उत्तर पूर्वी भारत में मानस। 9 ऐसे टाइगर रिजर्व चुने गए जहां यह कार्यक्रम लागू किया गया। आज 53 टाइगर रिजर्व हैं हमारे देश में। हमारे देश का सबसे सफल वन्यजीवी संरक्षण कार्यक्रम अगर एक मिसाल है, वो एक प्रोजेक्ट टाइगर है। और आज 53 टाइगर रिजर्व हैं, सारे देश में है, अलग अलग राज्यों में है, 19-20 राज्यों में है। और जब प्रोजेक्ट टाइगर के लिए प्रधानमंत्री ने अपना संदेशा भेजा, उन्होंने ये कहा था फर्स्ट अप्रैल 1973 को, उन्होंने ये कहा था कि जब हम बाघ का संरक्षण के लिए ये परियोजना शुरू कर रहे हैं, न केवल बाघों का संरक्षण होगा पर हमारे जंगलों का भी संरक्षण होगा। हमें जंगल सुरक्षित रखने के लिए बाघों को सुरक्षित रखना है और बाघों को सुरक्षित रखने के लिए हमें जंगल को सुरक्षित रखना है। इन दोनों के बीच में एक गहरा ताल्लुकात है। आज देखिए, उस प्रोजेक्ट टाइगर के कारण जो हमारे 53 प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हैं, वो इलाका हमारे जो घने जंगल हैं उसका 1/3 अंग है। 1/3 1/3 हमारे जो घने जंगल का एरिया है हमारे देश भर में, वो इन 53 प्रोजेक्ट टाइगर के रिजर्व के इलाके में है। तो मैं समझता हूं न केवल एक प्राणी का संरक्षण हुआ, बल्कि हमारे जंगलों के लिए, हमारे वन इलाकों के लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण कदम निकला। आज इसका राजनीतिक महत्व यह है, इसका सामाजिक महत्व यह है, इसका आर्थिक महत्व यह है कि हमारे सारे कानून जो हैं, जो बनाए गए थे, वो खतरे में है। कुछ महीने पहले आपको याद होगा, जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, उसमें संशोधन लाया गया। कांग्रेस पार्टी ने उसका विरोध किया
स्टैंडिंग कमेटी जिसका अध्यक्ष मैं हूं, हम लोगों ने उसका विरोध किया, क्योंकि उस संशोधन से हाथियों के व्यापार में जो अंकुश लगाया गया था उसका दरवाजा खोला जा रहा था। जब हमारे हाथी के डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर मिलता है, हम तालियां बजाते हैं, वाह वाह कहते हैं, पर जो हकीकत है हाथियों को लेकर, हमारे हाथी को 2010 में नेशनल हेरिटेज एनिमल का दर्जा दिया गया था। जो खतरे हैं इस कानून के संशोधन से दोनों सदनों में पारित हुआ है। जो हाथियों में व्यापार हुआ करता था, जिस पर प्रतिबंध लगाया गया था, उसके दरवाजे खोले गए हैं। सरकार को अधिकार दिया गया है कि वो तय कर सकते हैं किन हालात में हाथियों के व्यापार हो सकते हैं। और अभी अभी कुछ ही दिन पहले, 2 दिन पहले, आप जानते हैं दोनों सदनों में, लोकसभा में और राज्यसभा में, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में संशोधन लाने की प्रस्ताव सरकार ने पेश किया। वो बिल उन्होंने पेश किया लोकसभा में, वो सेलेक्ट कमेटी को जाएगा, वो स्थायी समिति को नहीं भेजा जा रहा है, क्योंकि स्थायी समिति के अध्यक्ष मैं हूं, कांग्रेस के एमपी हैं। सेलेक्ट कमेटी को इसीलिए भेजा जा रहा है कि वो उनका अध्यक्ष बीजेपी का हो सकता है और जो उनको कहा जाएगा वो रिपोर्ट लिखेंगे। तो जो 50 साल में उपलब्धि हुई है हमारे देश में जंगलों को बचाने के लिए, हमारे वन इलाकों को बचाने के लिए, चिपको आंदोलन के वजह से, प्रोजेक्ट टाइगर के वजह से, वो सब आज खतरे में है। मैं आपको एक और बात को याद दिलाना चाहता हूं कि एक संवैधानिक संस्था है, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स। 26 सितंबर 2022 को इसके अध्यक्ष हर्ष चौहान, ये मोदी सरकार ने ही इनको नियुक्त किया है, हर्ष चौहान हैं जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष हैं, और उन्होंने 4 पन्ने का खत लिखा है पर्यावरण और वन मंत्री को, और इसकी कॉपी मैं आपको उपलब्ध करा दे रहा हूं। और इसमें इन्होंने बिल्कुल साफ कहा है कि जो संशोधन ला रहे हैं आप अधिनियमों में, जो संशोधन ला रहे हैं आप नियमों में, रूल्स में, वो आदिवासियों के हित में नहीं है, जो जंगल में रहते हैं उनके हित में नहीं है। और जो 2006 में पार्लियामेंट में वन अधिकार अधिनियम पारित किया गया था, वो उसके खिलाफ जाता है। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही है, हम भी ये कह रहे हैं, पर हमारे अलावा सरकार के ही नियुक्त किए गए अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष पर्यावरण मंत्री को लिखते हैं कि जो आप अधिनियम में संशोधन करेंगे, जो आप नियमों में संशोधन कर रहे हैं, वो सही नहीं है, आदिवासियों के हित में नहीं है, और आदिवासी के जो संवैधानिक अधिकार हैं, जो कानूनी अधिकार हैं, उसको छीनता है। तो आज खुशी का दिन है और चिंता का भी दिन है। खुशी का दिन है कि हम चिपको आंदोलन का 50वीं सालगिरह मना रहे हैं, हम प्रोजेक्ट टाइगर का 50वीं सालगिरह मना रहे हैं।
जिसके वजह से जंगल बचे हैं, प्राणियां बचे हैं। बाघ ही एकमात्र मिसाल नहीं है जो इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में संरक्षण की परियोजना, प्राणी संरक्षण की परियोजना की शुरुआत की गई थी। बाघ के पहले जनवरी 1972 में शेर को लेकर प्रोजेक्ट लायन की शुरुआत की गई थी गुजरात में। उसके बाद मगरमच्छ के लिए, हाथी के लिए और अन्य पक्षियों के लिए, सभी प्राणियों के लिए ऐसे संरक्षण की परियोजना की शुरुआत की गई। पर प्रोजेक्ट लायन 1972 और प्रोजेक्ट टाइगर 1973 इनसे शुरुआत हुई और इसका एक नतीजा है कि आज हमारे जो जंगल बचे हैं, जो घने जंगल बचे हैं, ये संरक्षण परियोजनाओं के कारण ही बचे हैं। और आज ये खतरे में है क्योंकि मोदी सरकार चाहती है कि इन कानूनों में उदारीकरण हो, इन कानूनों को कमजोर किया जाए ताकि जो डिग्रेडेड फॉरेस्ट है, जो बंजर, ज्यादातर बंजर जो जंगल जमीन है, उसका निजीकरण हो, कंपनियों को दिया जाए। और खास तौर से जो आदिवासी हैं और जो जंगल के इलाके में रहते हैं, उनका जो कानूनी हक बनता है उसको पूरी तरीके से उनको नहीं दिया जाए। जो कानून कहता है उनका होना चाहिए। अभी जो संशोधन लाए गए हैं नियमों में, जो ये खत स्पष्ट करता है, और जो अभी आने वाले संशोधन हैं अधिनियम में, उसका नतीजा मैं समझता हूं हमारे जंगलों पर, हमारे जीव जंतुओं पर, वन्य जीव पर इसका बहुत भारी नकारात्मक असर पड़ेगा। तो चिंता का भी क्षण है और खुशी का भी एक क्षण है। आज हम दो ऐसे उत्कृष्ट महिलाओं को याद करते हैं। एक गौरा देवी, जिन्होंने चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया, और दूसरी इंदिरा गांधी, जो प्रधानमंत्री होने से के नाते जो कहती थी वो करती थी। वो कैमरा जीवी नहीं थी, वो कहीं फोटो लेने के लिए कॉर्बेट नहीं गई उस दिन। पर उन्होंने जो काम किया पर्यावरण और जंगल संरक्षण के लिए, जो कानून बनाए, पहला कानून बना हमारे देश में 1974 में, वो जल प्रदूषण को निपटने के लिए। बाद में 1980 में जंगल संरक्षण कानून, वन संरक्षण कानून बना, अधिनियम बना। 1981 में वायु प्रदूषण के लिए एक कानून बनाया गया। तो अलग जो 4 कानून बनाए गए थे, 3-4 कानून बनाए गए थे, मैं समझता हूं ये परिवर्तनकारी मील के पत्थर थे। और इन्होंने, और जो संस्थाएं बनाई, मंत्रालय का गठन किया गया, पर्यावरण मंत्रालय बनाए गए केंद्र स्तर में, पर्यावरण के मंत्रालय बनाए गए राज्यों में, सभी राज्यों में। और अगर पर्यावरण को एक केंद्र बिंदु मिला हमारे योजनाओं में, हमारे आर्थिक दृष्टिकोण में, मैं समझता हूं इंदिरा गांधी जी उसके लिए जिम्मेदार हैं। वो प्रेरणा हमें उनसे मिली है। पर जो हमें विरासत में मिला था उनसे, जो कानून है, जो संस्थाएं हैं, उनको मजबूत किया जा रहा है जानबूझकर। और हमेशा इंदिरा गांधी जी का एक ही संदेशा था कि विकास और पर्यावरण के बीच में संतुलन होना चाहिए। यह संतुलन बिगड़ा जा रहा है। इस उदारीकरण के खिलाफ हम बिल्कुल खिलाफ है। कानून को सख्त तरीके से लागू करना चाहिए
जो संस्थाएं हैं उनको कमजोर नहीं करना चाहिए, उनको भी और मजबूत करना चाहिए। और जो आज जलवायु परिवर्तन जो सबसे बड़ी चुनौती है देश के सामने, दुनिया भर के सामने, सिर्फ बातों से ही नहीं बल्कि हमारे जो हम काम करेंगे, हमारे जो कानून का लागू करेंगे, संस्थाओं को चलने देंगे, उसी से हमें सफलता मिलेगी जलवायु परिवर्तन से निपटने में। शुक्रिया। यहाँ एक दो फोटोग्राफ हैं जो मुझे मुश्किल से मिले हैं, जो आपको दिखाते हैं। ये 1957 का एक फोटोग्राफ है, 3 मूर्ति में, 1957 का है। वो 1970 का एक फोटोग्राफ है इंदिरा जी का। और ये मेरे ख्याल में पीछे जो खड़े हैं, कुछ लोग पहचानेंगे, महेंद्र सिंह साठी, वो हमारे देश के, हमारे दिल्ली के महापौर हुआ करते थे। तो ये भी 1971 का एक फोटोग्राफ है। तो यही 3 फोटोग्राफ हैं जो मैं सोचा आज के दिन हम निकाल कर आप सबको दिखाऊं, देश के सामने रखूं। और ये खत जो राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष ने पर्यावरण मंत्री को लिखा है, मैं आपको विनीत आपको भिजवा देंगे। हाँ जी, इस पर तो कुछ सवाल नहीं होने चाहिए। नहीं सर, एक सवाल है सर। 50वीं सालगिरह है प्रोजेक्ट टाइगर का। आजकल देश में बहुत चर्चा इस बात की है कि चीता खत्म हो गया पिछले 30 साल से। मोदी जी को बाहर से, कीनिया से और दूसरी जगह से लाना पड़ा। प्रोजेक्ट टाइगर करते करते आप लोग प्रोजेक्ट चीता क्यों नहीं है? चीता भी तो हम, उसके लिए भी कुछ करना चाहिए, वो क्यों नहीं हो पाया? वो क्यों? चीता, मैंने इसके बारे में कई बार मैंने लिखा भी है और मैंने पार्लियामेंट में भी कहा है। चीता का पहला प्रयास, चीता लाने का पहला प्रयास 1968 में हुआ। 1968 में ईरान के साथ बातचीत हुई, क्योंकि हम सिर्फ ईरान से लाने की संभावना थी। बलूचिस्तान में चीता की आबादी थी। 3-4 साल लगे, बातचीत हुई, हमारी एक डेलीगेशन भी गए, 2-3 अफसर भी गए थे, पर ईरान के साथ वो, उसके बाद में ईरान में क्रांति आई और उसके बाद बातचीत बंद ही हो गई। तब एकमात्र स्रोत था वो सिर्फ ईरान। जब मैं पर्यावरण मंत्री बना 2009 में, मैं साउथ अफ्रीका गया, नामीबिया गया, वहां बातचीत हुई और तब से लेकर 12 साल लगे हैं। जो कूनो में अभी आए हैं चीता, उसकी बातचीत की शुरुआत 2010 में हुई थी, जब मैं साउथ अफ्रीका गया था। तो लंबे समय था, क्योंकि अलग अलग राय थी, हमारे ही विशेषज्ञों के समुदाय में अलग राय थी। कुछ लोग कहते थे नहीं होना चाहिए, कुछ लोग कहते थे होना चाहिए, अगर होगा कहाँ होगा। इस पर बहुत बातचीत हुई, लंबी बातचीत हुई। बाद में क्या हुआ, 2013 में ये हो सकता था, पर 2013 में ये केस सुप्रीम कोर्ट चला गया। एक बार जब सुप्रीम कोर्ट चला गया, तब ये मामला न्यायालय में लंबित हो गया। तो हकीकत ये है, इसका एक इतिहास है। अगर आपको इसमें और जानकारी जानने की जरूरत है, मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, कहां कहां से बातचीत हुई। मेरी तो बातचीत हुई तो 2010 में, पर शुरुआत 1968 में हुआ था। 1968 में। सर, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की बात हो रही है, आप कह रहे हैं कि सरकार इसे कमजोर करना चाहती है, मजबूत कानून को। क्या उसके पीछे उद्देश्य है? क्यों, उसके पीछे लॉजिक क्या है सरकार? देखिए, ये एक मानसिकता है, ये एक मानसिकता है कि उनकी, कि पर्यावरण के कानून ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के खिलाफ है। तो इन कानून को कमजोर करो, ताकि लोगों को ऐसा नहीं महसूस हो कि पर्यावरण के कानून से प्रोजेक्ट लगाने में हमारी देरी हो रही है। और क्योंकि समय तो लगता है, अगर कानून, जो कानून कहता है, आज के कानून, मैं आपको मिसाल देता हूं, आज का कानून कहता है, हमारे समय में जो बनाया गया था, कि अगर आदिवासी इलाकों में आप कोई
प्रोजेक्ट लगाओगे, तब जो वन अधिकार अधिनियम के तहत आदिवासियों का हक बनता है, जो जंगल के इलाकों में रहते हैं उनका हक बनता है, उनका हक पूरे करने के बाद ही आप वो प्रोजेक्ट लगा सकते हो। पर वो नहीं हुआ। मिसाल के तौर से अडानी का पावर प्रोजेक्ट झारखंड में, गोड्डा में, यही तो बात है। वहां झारखंड में तो यही आदिवासी लोग और झारखंड की सरकार इसका विरोध कर रही है, क्योंकि आपने जो जंगल में रहते हैं उन लोगों का आपने हक पूरा नहीं किया कानून के तहत। तो ये जो अभी संशोधन आने वाले हैं अधिनियम में, नियमों में, देखिए, एक संशोधन अधिनियम में आता है और दूसरा संशोधन नियमों में आता है। दोनों में हो रहा है। नियमों में तो हो गया है और इसी से तो आपत्ति जताई है राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति ने। पर जो अधिनियम में आएगा वो अभी सेलेक्ट कमेटी में जाएगा, पर वो तो आना बिल्कुल, मैं समझता हूं अभी वक्त अगले 4-5 महीने में जरूर आएगा, क्योंकि बहुमत उनकी है, अध्यक्ष उनका होगा और समिति में सारे के सारे ज्यादातर 80% सदस्य बीजेपी के ही होंगे। जो प्रधानमंत्री चाहेंगे वही तो होगा। तो पहले से उनका निशाना पर्यावरण और वन संरक्षण कानून पर है, पहले से ही निगाहें उसी पर है, क्योंकि कोई उद्योगपति, कोई पूंजीपति नहीं चाहता कि हम पर्यावरण के कानून, वो समझते हैं कि पर्यावरण के कानून एक बाधा है। वो ये नहीं समझ पाते हैं, ये नहीं पहचानते हैं कि ये जरूरी है, लोगों के स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। आज जो कानून है हमारे प्रदूषण से निपटने के लिए, जलवायु जो वाटर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है या एयर पोल्यूशन कंट्रोल एक्ट है, जब बनाया गया था तब स्वास्थ्य की चिंता इतनी नहीं थी। आज तो स्वास्थ्य की चिंता सर्वोपरि है। तो जन स्वास्थ्य के नजरिए से मैं समझता हूं ये कानून जरूरी है, और इसको आप कमजोर करेंगे तो आप जन स्वास्थ्य पर इसका नकारात्मक असर होगा। Well, just 6 months less last year, the amendments to the National Biodiversity Act did not come to the Standing Committee on Environment and Forests, because that was benefiting Patanjali. The amendments was benefiting Patanjali. It went to a select committee. See, biodiversity is the subject matter of the Ministry of Environment and Forests. Forests figures in the name of the ministry. It is Ministry of Environment and Forests. And you are sending a bill called Forest Conservation Amendment Bill, which falls fairly and squarely in the domain of the Ministry of Environment and Forests, which is dealt with by the Standing Committee on Environment and Forests. अच्छा, मैं आपको एक और चीज बताऊं। अभी 1 घंटे पहले भूपेंद्र यादव जी, जो बड़े पढ़े लिखे विद्वान मंत्री हैं, उन्होंने ट्वीट किया है कि जयराम रमेश गलत जानकारी दे रहे हैं लोगों को भ्रम में रख रहे हैं, क्योंकि पिछले सालों में कांग्रेस की सरकारों ने भी ऐसे विधेयक को सेलेक्ट कमेटी को भेजा, स्टैंडिंग कमेटी को नहीं भेजा। और उन्होंने लंबा चौड़ा 80 या 90 विधायकों का मिसाल दिया है जो बिल सेलेक्ट कमेटी को गया, स्टैंडिंग कमेटी को नहीं किया। तो मैंने जवाब दिया है, आप देखिएगा। मंत्री जी, थोड़ा होमवर्क थोड़ा बेहतर तरीके से कीजिएगा, क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी 1993 में बना। स्टैंडिंग कमेटी 1993 के पहले नहीं हुआ करता था। 31 मार्च 1993 में यह तय किया गया कि स्टैंडिंग कमेटी होंगे। तो अभी 24 स्टैंडिंग कमेटी हैं, 16 लोकसभा के और 8 राज्यसभा के। तो यह कहना कि 1950, 1960 में, 1970 में, 1980 में कांग्रेस ने सेलेक्ट कमेटी को भेजा, ये क्या है? स्टैंडिंग कमेटी तो 1993 में बना। तो ये बिल्कुल साफ है। द आंसर टू योर क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। See, there is an agenda.
There is an agenda, and the agenda is that the target is to weaken all environmental and forest laws. Because the view of Niti Aayog and the view of the government is these are regulatory burdens. But they don't look upon these as societal obligations. They look upon it as regulatory burdens. That is the fundamental difference. हाँ जी एक हाँ क्या शोभित रूम Three more working days are left for this session. And going by the way the opposition as the government position themselves, it is set for a washout. But my question is, this also gives an opportunity for the government that they have started doing is to push the bills in the bill. How do you look at it? Well, they pushed a couple of bills in the din. They pushed the Competition Act Amendment Bill in the din. They pushed the Finance Bill in the din. They pushed the Select Committee for the Forest Conservation Amendment Bill in the din. They are bound to do it. They will pass a couple of bills more on Monday in the din. So, you know, if JPC is in the bin, bills will get passed in the din, sadly. The demand is for the JPC. All opposition parties are united. 19 opposition parties are united that there should be a JPC on the Adani issue. And that is going to continue on Monday as well. There's no middle path that has been found. There has been no middle path. There has been no communication between the government and the opposition parties. Absolutely none. There has been one attempt made by the Speaker, one attempt made by the Chairman, but no attempt made by the ruling party to work out a compromise. Sorry? For the government and the opposition, there is no indirect or off the record. In the meeting called by the Chairman, all that the Chairman said, please find a way out. Please compromise. He did not tell us what is the compromise. He just told the leader of the House, be less rigid. He told the opposition, be less rigid. Now this is, Upanishadic statement, no? Be good, be less rigid, be flexible. We can't oppose these statements. So when he was asked, what is your formula? He didn't have a formula. And in any case now, the question of an apology by Mr. Rahul Gandhi is an academic issue because they've got him disqualified. But Jairamji, Camrys has replied that BJP is accusing that Rahul is not a Camrys visiting fellow, he is a non-visiting. Sorry, I didn't hear the question. So Camrys has replied, and the BJP is sharing that reply that Rahul Gandhi is not a visiting fellow at the Camrys. He is a non-visiting fellow. I mean, let's not get into the other issues of Mr. Rahul Gandhi. Today we are marking the 50th anniversary of Project Tiger, 50th anniversary plus 4 days of the Chipko Andolan, both of whose legacies are under threat by this government. So let's discuss the other issues. हाँ जी, yes madam. नहीं अभी अरविंद केजरीवाल छोड़िए मैं डाइवर्ट नहीं करूंगा इस पर हाँ जी इस पर नहीं हमने तो स्पीकर को लिखा है, हमारे लोकसभा सांसदों ने स्पीकर को लिखा है, मैंने राज्यसभा के चेयरमैन को लिखा है, पर हकीकत तो ये है कि ये बिल पारित हुआ था लोकसभा में और राज्यसभा में भी पारित हुआ है। अभी स्पीकर को तय करना है और चेयरमैन साहब को तय करना है कि क्या ये सही है कि ये बिल सेनेट कमेटी को भेजा गया तब जहां की उसको स्टैंडिंग स्थायी समिति को जाना चाहिए था। ये इस पर क्या निर्णय लेंगे मैं नहीं कह सकता हूं, पर मैंने खुद चेयरमैन साहब को लिखा है और हमारे लीडर जो लोकसभा में है अधीर रंजन चौधरी और मेरे साथी एमपी लोकसभा के मनीष तिवारी, उन्होंने भी स्पीकर को लिखा है। तो अभी स्पीकर और चेयरमैन पर निर्भर है वो क्या करेंगे, पर रूल्स के मुताबिक वो बिल पारित हो चुका है लोकसभा में और राज्यसभा में।
termed as a money bill, and you had fought one case also in the Supreme Court. Money bill to bypass the Rajya Sabha and to get a clearance from the Lok Sabha. Now here, what is happening is that in some cases, as you say, they are bypassing the standing committees and getting a select committee which will be headed by the government. Do you see this is Absolutely identical. Absolutely identical. The Modi government didn't send the data protection bill to the Ministry of Standing Committee on IT in the Lok Sabha because that was headed by my colleague Dr. Shashi Tharoor. They set up a select committee. They did not send the biodiversity amendment bill to the standing committee, which is headed by me. They sent it to a select committee headed by Sanjay Jaiswal, who is a BJP MP. Meenakshi Lekhi headed the data protection bill, and later on PP Chaudhary. Now, Forest Conservation Amendment Bill should come Standing Committee on Forests, which I head. It is gone to a select committee. We don't know who the chairman is. That they will appoint, I'm sure, in the next couple of days. So this is just like the money bill argument. By the way, my money bill issue is still pending in the Supreme Court. A number of challenges we have challenged, for example, the amendments to the Prevention of Money Laundering Act as a money bill. And I challenged that in the Supreme Court, and that is awaiting, sort of a Supreme Court process. So I challenged Aadhaar, and I challenged the amendments to the PMLA. And incidentally, I also challenged the amendments to the RTI. And now we know why the Modi government was keen on those amendments to the RTI. Now we know, अभी साफ हो गया है, मोदी सरकार ने RTI में संशोधन क्यों लाए? Okay, thank you. ये भेज दो यार.